नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फिट्स एजुकेशन पे। हम लोग पढ़ रहे थे पार्लियामेंट, जिसमें हमने देखा था राज्यसभा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे लोकसभा के बारे में। और लोकसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट सदन होता है जहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। और देखते हैं हम लोग लोकसभा के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का गठन जो है वो आर्टिकल 79 यानी कि 79 के तहत किया जाता है। मैंने कल डिस्कस किया है आपको। लोकसभा से संबंधित आपको 3-4 पॉइंट्स है वो भी याद रखने हैं। जैसे कल हमने जब राज्यसभा पढ़ा था तो हमने पढ़ा था उसको कि राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन, लेकिन लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन, यानी कि लोअर हाउस इसको हम कहते हैं। ठीक है, लोअर हाउस। ठीक है, लोकसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ भी राज्य से चुन के आते हैं मेंबर और संघ राज्य क्षेत्र से चुन के आते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। ठीक है, लोकसभा भंग किया जा सकता है। वहाँ पे हमने पढ़ा था राज्यसभा के बारे में कि उसे भंग नहीं किया जा सकता है, मतलब उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो है वो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और राष्ट्रपति किसके निर्देश पे काम करते हैं? मंत्रिमंडल यानी कि प्रधानमंत्री के निर्देश पे। प्रधानमंत्री ऑर्डर पास करेंगे कि आप लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? भंग कर देंगे। ठीक है, और जैसे भंग करेंगे तो क्या होगी? सरकार गिर जाएगी और फिर 6 महीने बाद जो है वो चुनाव करवाना पड़ेगा। अगर इसकी अधिकतम सीटों की हम बात करें तो जिस तरीके से राज्यसभा में टोटल अधिकतम सीटों की संख्या थी 250, लेकिन चुनाव होता था 245 पे, उसी तरीके से अगर हम लोकसभा की बात करें तो अधिकतम जो संख्या है सीटों की वो है 552। ठीक है, और वर्तमान में चुनाव जो होता है वो होता है 545 पे। अब ये भी जो है 1971 का जो जनगणना हुआ था उसको आधार बनाया गया है और इसी के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, अब ये जो 545 सदस्य हैं, जो 545 मेंबर हैं, जो सांसद हैं, लोकसभा सांसद, ये कहाँ से चुन के आएंगे उसको हम देख लेते हैं। तो लोकसभा में सीटों का बंटवारा में हम देखेंगे कौन सा मेंबर कितने मेंबर कहाँ कहाँ से चुन के आते हैं। तो 545 है, 545 में से 13 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आएंगे, यानी कि यूनियन टेरिटरी से। राज्यसभा में यहाँ से 4 चुन के आते थे। मैं कंपेयर करते चलते जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होता चला जाए। ठीक है, राज्यसभा से 4 आते थे। राज्यों से लोकसभा में आते हैं 530, लेकिन राज्यसभा से कितने आते थे? 229। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, लेकिन और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। यहाँ पे एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन बोलते हैं वे भारतीय, वे यूरोपीय जो भारतीय हो गए। ठीक है, मतलब आधा हिंदुस्तानी समझ लो और आधा यूरोपीय समझ लो, उसको बोलते हैं हम लोग एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 12 को मनोनीत किया जाता था, लेकिन ये 12 एंग्लो इंडियन नहीं होते थे, वो 12 विशेषज्ञ होते थे। ठीक है, जैसे खेल रक्षा विशेषज्ञ, इस कला साहित्य, इन क्षेत्रों से लोग चुन के वहाँ पे मतलब कि उनको राष्ट्रपति जो भेजते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा कि 545 में से 13 केंद्र शासित प्रदेश, 530 राज्य में से और 2 आंग्ल भारतीय। ठीक है, अब ये जो आंग्ल भारतीय है यहाँ पे जो राष्ट्रपति चुन के भेजते हैं, जिनको भेजते हैं लोकसभा में, उनको आर्टिकल 331 के तहत भेजा जाता है। ठीक है, किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो आर्टिकल्स भी आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में भेजते हैं। तो देखो लोकसभा का यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाया हुआ है। देखो ये सीटें हैं। अब यहाँ पे सीटें जो बटी हुई हैं, देखो यहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे आप देख लो, ये अदर जो पार्टी हैं, कांग्रेस हैं और भी छोटी मोटी जो पार्टी हैं, उनकी सीट है। तो यहाँ पे इन्हीं के लिए जो है वो चुनाव होता है कि कितने सीटें हमको लेनी है। तो बहुमत आपको होना चाहिए, मतलब 50% + 1 आपके सीट होने चाहिए 545 का, तब आप जो है सरकार बना पाएंगे। ठीक है, अब लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, यानी कि SC/ST को सीट फिक्स कर दिया गया है कि इतने जो है वो अनुसूचित जाति के सीट होंगे, इतने अनुसूचित जनजाति के सीट होंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अनुच्छेद 330 के तहत, आर्टिकल 330 के तहत अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं पूरे भारत से, अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट रिजर्व हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SSC का, पूछा गया है कि लोकसभा में किस आर्टिकल के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है। तो आर्टिकल 330, इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा। 331 के तहत आंग्ल भारतीय और 330 के तहत जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, आइए
देखिए यहाँ पे है अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका लोकसभा मेंबर बनने के लिए? जैसे राज्यसभा के लिए आपको क्या होना चाहिए था कि भारत का नागरिक, तो ये तो सब जगह होना चाहिए। मिनिमम उम्र आपका होना चाहिए 25 और उसमें और राज्यसभा में होना चाहिए था 30। मैंने कल बताया था आपको याद करने का तरीका। लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, तो सारा कुछ क्राइटेरिया सेम है, बस आपके एज जो है वो 25 होने चाहिए यहाँ पे मिनिमम। टेन्योर क्या होता है? टेन्योर होता है लोकसभा का 5 वर्ष का, लेकिन पहले भी विघटित किया जा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा। इसी के लिए लोकसभा में हम पढ़ते हैं कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, यही कारण है। ठीक है, क्योंकि इसको विघटित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के निर्देश पे। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत ये होता है? आर्टिकल 85 के तहत होता है। तो अगर आपके ऑप्शन में पूछे कि लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो अगर वहाँ पे ऑप्शन रहे कि 5 वर्ष और ब्रैकेट में दे दे कि या उससे पहले भी विघटित किया जा सकता है, तो आपको उसी ऑप्शन के साथ जाना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप। अब यहाँ पे जो कार्यकाल से संबंधित प्रश्न है ना, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझनी है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में, इंदिरा गांधी की सरकार में, जब इमरजेंसी लगी हुई थी भारत में तब। उस समय क्या था कि लोकसभा का और विधानसभा का जो कार्यकाल है ना, अभी वर्तमान में 5 वर्ष है, लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल। लेकिन अगेन जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, फिर केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार आई, जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, तो उसके बाद फिर एक अमेंडमेंट किया गया आपका संविधान में। कौन सा? 44th संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या किया गया कि अगेन मतलब दोबारा क्या है, लोकसभा और विधानसभा को जो कार्यकाल उनका जो 6 वर्ष कर दिया गया था, उनको वापस 5 वर्ष कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा था, 42वां संविधान संशोधन में 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। किसकी सरकार में? इंदिरा गांधी की सरकार में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976। पूछा गया है एग्जाम में यहाँ से। और फिर जब मोरारजी देसाई सरकार बनी, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट किया 1978 में, और 6 वर्ष से घटाकर फिर उनका 5 वर्ष कर दिया गया। और अभी तक ये 5 वर्ष ही है, 5 वर्ष कार्यकाल होते हैं लोकसभा और विधानसभा के। ठीक है, अब इलेक्शन की देख लेते हैं कि इनका चुनाव कैसे होता है। तो देखो, राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा चुने जाते हैं, मतलब हम इनको डायरेक्टली वोट करते हैं। जैसे अभी मोदी जी हैं, वाराणसी से सांसद हैं। ठीक है, तो मोदी जी को वाराणसी के जो लोग हैं वो इनको डायरेक्टली वोट करके जिताए हैं। लेकिन राज्यसभा में हमने देखा था कि राज्यसभा के मेंबर के लिए हमने डायरेक्टली वोट नहीं किया था, हमने जिनको चुन के भेजा था विधानसभा में, वो हमारे तरफ से उनको वोट करते हैं और उनको भेजते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे एक वर्ड यूज होता है अप्रत्यक्ष। राज्यसभा के मेंबर के लिए वर्ड यूज होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्टली। और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सेकेंड पॉइंट है आपका कि इनको डायरेक्टली हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है, हर वे लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है मतदान करके अपने जो नेता हैं, अपने जो सांसद हैं, उनको चुन सकते हैं। ठीक है, अब ये जो उम्र थी 18 वर्ष, ये पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। कब? 66th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1998 के पहले 21 वर्ष था, लेकिन ये जब अमेंडमेंट किया गया तो इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये जब मैं संविधान संशोधन बोल रहा हूँ, तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप समझ लीजिए कि संविधान संशोधन वह प्रक्रिया होती है जिसमें संविधान में हम कुछ जोड़ते हैं या उसमें से कुछ हम हटाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें हेर फेर करते हैं, उसमें हम संशोधन करते हैं। तो जितनी बार वो होता है उसका आगे वहाँ पे नंबर लग जाता है। जैसे कि 44th लिखा हुआ है, तो मतलब कि 44वां बार संशोधन किया जा रहा है। इसका मतलब कि पहले जो है 43 बार इसका संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक है, अब लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, जैसे राज्यसभा के सभापति थे ना, उपराष्ट्रपति, उसी तरीके से लोकसभा के भी एक अध्यक्ष होते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक कह सकते हो कि एक पद होता है, और इनके पास बहुत सारी शक्तियां भी होती हैं, और सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला, लोकसभा अध्यक्ष सदन के सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो मैंने बताया था राज्यसभा का जो सभापति होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो सदन के सदस्यों में से ही चुना जाता है। मतलब जब पहली बार जब 5 साल बाद चुनाव होता है, सारे मेंबर जब लोकसभा में बैठते हैं, तो उन्हीं के बीच में से, जिसकी सरकार बनने वाली होती है, उन्हीं के बीच में से किसी एक को
हम लोकसभा अध्यक्ष चुन लेते हैं, ठीक है। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करता है, मतलब कोई विधेयक आया वह धन विधेयक है या नहीं है उसकी घोषणा कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी प्रश्न बना है, ठीक है। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। जैसे देखो क्या होता है कि दो सदन हमारे पास है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। कानून बनाने के लिए आपको दोनों जगह से बिल पास करना पड़ेगा और राष्ट्रपति से साइन कराना पड़ेगा। तो मान लो कि लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा में गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, वो अटक गया वहाँ पे, ठीक है। बहुमत में वहाँ पे सरकार नहीं है तो पास नहीं हो पा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति दोनों सदन के सदस्यों को एक मंच पे लाएंगे और यहाँ पे इनकी बैठक होगी। इसी को बोलते हैं हम लोग संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग। और जब इनको साथ में लेके आएंगे तब यहाँ पे फिर वो जो बिल अटका हुआ था उसको पास कराया जाएगा। लेकिन उसको पास कराने से पहले इसकी भी अध्यक्षता करते हैं कोई, ठीक है। इनकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वही इनकी अध्यक्षता करता है। तो बहुत बारी एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। और किस आर्टिकल के तहत इनको ज्वाइंट सिटिंग होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है? 108 के तहत होता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष मान लो कि ओम बिरला भी हैं, उनको देना है रिजिग्नेशन, त्यागपत्र, तो वो किनको देंगे? तो वो देंगे लोकसभा के एक उपाध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष हम कह सकते हैं, वो होते हैं, उनको ये अपना त्यागपत्र देंगे। और उपाध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। मतलब अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। मतलब दोनों एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लोकसभा विघटित होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, वह नई लोकसभा की बैठक तक अपने पद धारण करता है। मान लो कि अभी जो मोदी गवर्नमेंट है उसको भंग कर दिया गया, ठीक है, सरकार गिर गई। 6 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे। चुनाव के बाद मान लो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, तो कांग्रेस पार्टी की जो पहली बैठक होगी ना, उसकी अध्यक्षता ओम बिरला ही करेंगे, क्योंकि वर्तमान में ओम बिरला हैं लोकसभा अध्यक्ष, तो वही करेंगे। और उनको फिर वहाँ से हटा दिया जाएगा, या कह सकते हो कि ऑटोमेटिकली, तो वो तो हटना ही है, उनको हट जाएंगे। फिर कांग्रेस जो है वो अपनी एक व्यक्ति को वहाँ पे नियुक्त कर देगा एज अ लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब विघटित होता है ना, तो उसमें अपना पद, लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद होता है वो खत्म नहीं होता है, वो बना रहता है अगली बैठक तक। लोकसभा की जो अगली बैठक होगी, जब नई सरकार बनेगी, तब तक वो बने रहते हैं अपने पद पे। ये भी अपने मत का उपयोग करते हैं, कब? निर्णायक मत देने के लिए। मत बराबर होने पर निर्णायक मत देंगे। मतलब कि अगर मत बराबर हो गया तो क्या होगा? वो अपना जिस साइड वोट दे देंगे अपना, वो जीत जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये तभी करेंगे अपना मत का उपयोग जब क्या होता है, फैसला जब बराबर पे आके अटक जाता है, जब जो वोटिंग है वो बराबर हो जाती है तब, ठीक है। अब लोकसभा की कुछ विशेषताएं हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फीचर्स हैं कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है, लोअर हाउस कहा जाता है इनको। लोकसभा भंग किया जा सकता है, ये लोकसभा को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को हम नहीं कर सकते हैं। और राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा। मंत्रिपरिषद हम लोग बोलते हैं, जो मोदी सरकार अभी चल रही है, जितने मंत्री हैं उनको हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। और वो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होते हैं? लोकसभा के प्रति, क्योंकि वो सभी लोकसभा में बैठते हैं। तो जहाँ पे मैं बैठता हूँ, जो अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरी जवाबदेही उस कंपनी के प्रति बनती है। इसीलिए जो मंत्रिमंडल है ना, वो बैठती है लोकसभा में, तो उनकी जवाबदेही बनती है लोकसभा के प्रति। तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद हम इसको बोलते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। सरकार बनाने के लिए बहुमत लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसे मोदी गवर्नमेंट अभी है, मोदी गवर्नमेंट चुनाव हुई, उनको जितनी भी सीटें आई तो उनको बहुमत पेश करना पड़ेगा। तो बहुमत कहाँ पेश करेंगे? राज्यसभा में कि लोकसभा में? वो करेंगे लोकसभा में, क्योंकि उनको लोकसभा में बैठ के ही काम करना है और उनको लोकसभा के लिए जनता ने वोट किया है। इसलिए लोकसभा का एक और नाम होता है जनता का सदन, क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए उनको अपना बहुमत जो है वो लोकसभा में ही पेश करना होता है, ठीक है। ऑलवेज प्रूव मेजॉरिटी इन लोकसभा टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। जो धन विधेयक है वो हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा।
मनी बिल ऑलवेज इन प्रेजेंट इन लोकसभा या इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, इसके बाद ही वो राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा अगर उसको 14 दिन के अंदर पास कर देती है तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिकली वो पास माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 108 के तहत जो हम संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ठीक है, 1/10 जिसको हम लोग बोलते हैं कोरम। ठीक है, कोरम ये क्या है? देखो ये क्या है ना कि संसद चल रहा है, अगर मान लो संसद चल रहा है, हमको बैठक करनी है, लेकिन उतने जो मेंबर है वो उपस्थित ही नहीं है, तो एक लिमिट बना दिया गया कि भाई इतने मेंबर तो होने ही चाहिए बैठक करने के लिए, तो वो है 1/10। तो जैसे कि अभी 545 जो है वो सदस्य हैं, मतलब सांसद हैं, 545 का आप निकालिए 1/10 तो कितना आएगा? 54, यानी कि 55 आपके सांसद होने चाहिए बैठक करने के लिए, यानी इतने मेंबर अगर संसद में मौजूद हैं तभी बैठक होगी। यानी 1/10 कोरम, जिसको गणपूर्ति, सदन में बैठक करने के लिए सदस्य चाहिए होते हैं, इससे कम है तो बैठक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक बिना किसी कारण संसद की कार्रवाई से अनुपस्थित रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, लगातार 60 दिनों तक बिना कारण बताए, अगर वो कारण बता के है तो फिर ठीक है। जैसे मान लो किसी की तबीयत खराब है या फिर कोई बाहर गया हुआ है किसी काम से कोई सांसद गया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बिना कारण आप 60 दिनों से गायब हैं तो आपकी अनुपस्थिति पर आपको आपके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, विपक्ष का नेता होने के लिए कुल लोकसभा सीट का 1/10 लाना होता है और विपक्ष का नेता को केंद्रीय मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। विपक्ष का नेता क्या हो गया? देखो, संसद है, ये लोकसभा है, लोकसभा में एक तरफ बीजेपी सरकार भी है, ठीक है, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट है, उसकी अपोजिशन में कांग्रेस है। तो बीजेपी के नेता कौन होंगे? बीजेपी के लोकसभा के नेता होते हैं, जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है, तो मोदी जी हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए जो विपक्ष का नेता है ना, वो अभी कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है वो 1/10 सीट भी नहीं ला पाई है अभी, मतलब कि 1/10 वही 55 सीट आपको कम से कम लाना है, तभी आपके विपक्ष का एक नेता आप चुन सकते हो। मतलब कि एक विपक्ष के लिए एक नेता होता है ताकि कुछ अगर बिल आ रहा है तो बहस करता है, वो उसको लीड करता है। ठीक है, तो इनके पास अपना अभी विपक्ष का नेता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास 1/10 सीट ही नहीं है, मतलब 55 सीट ये ला ही नहीं पाए थे। और अगर विपक्ष का नेता अगर मान लो बन जाते हैं तो उनको जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जाता है, मतलब कि वो केंद्रीय मंत्री जो मोदी गवर्नमेंट में जो मंत्री है ना, उनके बराबर का दर्जा होता है विपक्ष के नेता का। तो प्रश्न बनता है कि विपक्ष के नेता का दर्जा किनके बराबर होता है? तो केंद्रीय मंत्री के बराबर होता है। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी कौन? मीरा कुमार। ठीक है, कांग्रेस की सरकार में। पहला लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। ठीक है, पहला लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। पहला लोकसभा उपाध्यक्ष तो M.A. अयंगर, ये स्ट्रैटेजी का पोर्शन है, इसको रट लीजिएगा आप। पहला राज्यसभा अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे, पता है आपको, और वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सभापति, सभापति होते हैं। ठीक है, तो पहले कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। अभी कौन है? अभी है वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। ठीक है, चलिए एक नोट है, इम्पोर्टेंट है, भारत के जो महान्यायवादी हैं, ठीक है, संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है उनको। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है, महान्यायवादी जो होता है वो ना ही सांसद, कहीं से भी वो सांसद नहीं होता है, मतलब कहीं से वो चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन फिर भी वो संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार रखता है। ये बहुत ही बड़ी एक पावर दी गई है महान्यायवादी को। अगर एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है, ऐसे 3 बार होता है, मतलब होना चाहिए, लेकिन कम से कम जो है वो 2 बार बैठक होना है और 6 महीने का गैप होना चाहिए। 6 महीने का ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, मतलब अगर पहली बैठक संसद की हुई है तो 6 महीने बाद जो है वो दूसरी बैठक हमको करानी पड़ती है। 6 महीने का गैप हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया हो, ठीक है, डिटेल में मैंने बताया है। करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फिट्स एजुकेशन। और अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।